नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हैं और वहां ममता बनर्जी अपना प्रचार करने के लिए जोर शोर से जुटी हुई है। वहां उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए पूरे विपक्ष की पोल खोल के रख दी। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब हम मोदी सरकार को रोकने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब चुनाव आते हैं डबल इंजन की सरकार की बात एक पार्टी करती है, लेकिन उसके अलावा बाकी कोई पार्टी नजर नहीं आती। ममता बनर्जी का इशारा वामपंथी दलों पर था और कांग्रेस पर था, जो उन्होंने उनके कहे अनुसार, और यह सच भी है कि वो कहीं चुनाव में दिखाई नहीं देते। ममता बनर्जी उस त्रिपुरा की रैली में यह सिद्ध करने की कोशिश कर रही हैं कि अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो वो ममता बनर्जी हैं। और यह मैं पहले भी बता चुका हूं कि जैसे ही विधानसभा चुनाव 2022 पश्चिम बंगाल के हुए थे, उसके बाद से ममता बनर्जी ने जिस तरह से अभिषेक बनर्जी को पार्टी की कमान सौंपी, ये पहले ही बता रहा था कि ममता बनर्जी का इरादा क्या है। उनका इरादा निश्चित रूप से समझ लीजिए कि वो ये चाहती हैं कि 2024 में वो प्रधानमंत्री चेहरा बने विपक्ष का और पश्चिम बंगाल की कमान वो अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को सौंप दें। यानी अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री होंगे, ममता बनर्जी मोदी के सामने पीएम फेस बनकर चुनाव में उतरेंगी लोकसभा के। ये उन्होंने त्रिपुरा की रैली में भी एक तरह से क्लियर कर दिया। और इससे इस देश के विपक्ष की ये भी पोल खुली है कि जो ये एकजुट होने की बात करते हैं, राहुल गांधी जो जोड़ने की बात कर रहे थे, वो भारत जोड़ने की बात नहीं कर रहे थे। जिस यात्रा को लेकर निकले थे, उन्हें उम्मीद थी कि जिन जिन राज्यों में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनके साथ जुड़ती जाएंगी। उन्होंने इन्विटेशन भी भेजे, जैसे कि उत्तर प्रदेश। आपको याद होगा जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आए थे तो उनको उम्मीद थी कि इस उत्तर प्रदेश की यात्रा में उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल जुड़ेगी। उन्होंने इन्विटेशन भेजा था, नहीं आए। उन्होंने समाजवादी पार्टी को इन्विटेशन भेजा था, उन्हें उम्मीद थी अखिलेश यादव उनके साथ आके खड़े हो जाएंगे, वो भी नहीं आए। मायावती भी नहीं आई। तो विपक्षी बड़ी तीन पार्टियां हैं, ये तो आए नहीं। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर निकल रहे थे तो इसलिए आरएलडी के गढ़ में होकर निकले, लेकिन आरएलडी आए ही नहीं। तो यहां दिल्ली में जब आए तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी नहीं आई, क्योंकि ये तो एक दिल्ली में राज कर रही है भाई पार्टी। तो विपक्षी दलों में राहुल गांधी एक नैरेटिव बनाना चाह रहे थे कि देखिए 3000 किलोमीटर की यात्रा करने वाला और टी शर्ट में लंबी दाढ़ी बढ़ाते हुए पद यात्रा करने वाला एक महामानव है जो मोदी का मुकाबला कर सकता है। और उसको ऐसा प्रेजेंट किया गया है सदन के अंदर, जिस तरह से मोदी को घेर रहा है, देखिए कैसा महामानव है। ऐसा तो किसी ने घेरा ही नहीं। ये तो अब समय बताएगा कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी कि बगैर सबूतों के आपने एक देश के प्रधानमंत्री पर लांछन लगाया है, इसका परिणाम क्या होता है। ऐसा कोई भी गाली दे सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, बात तो वो है। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी एक प्रयास में थे कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे और पूरा विपक्ष उनके पीछे खड़ा हो जाएगा, जैसे कि 2014 और 2019 के चुनाव में हमने देखा भी है। लोकसभा जब चुनाव हुए तो सबकी मीटिंग बुलाती थी सोनिया मैडम, दिल्ली में आ जाओ, सब बैठ के बात करेंगे। अभी वो नजारा बदल गया है। पिछले दिनों विपक्ष के एकजुट हुए, लेकिन शरद पवार उनको लीड कर रहे थे। तो इसका मतलब यह हो गया कि एक तरफ तो ममता बनर्जी हैं जो मोदी को टक्कर देने की बात कर रही हैं, एक तरफ शरद पवार का गुट है, वो अपने एक बड़ा लीडर बनने के लिए और उस तरह से मीटिंग वगैरह करते रहे। नीतीश बाबू ने जरूर हथियार डाल दिए हैं, नहीं तो पहले से ये भी चल रहा था कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार की कमान दे देंगे और खुद जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि भाई यहां तो राहुल गांधी मैदान में उतर गए हैं, तो उनका कोई नंबर है नहीं। हो सकता है कल को उनकी भी ये इच्छाएं हिलोरे मारने लगे, वो भी एक चेहरा हो जाएं। लेकिन इसी में अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से भी पता लग गया है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने अभी जब ये एक केस उनका खुला है, जासूसी कांड खुला है कि उन्होंने बीजेपी के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता और कुछ अधिकारियों की अवैध रूप से जासूसी कराई, जब वो केस खुला उस पर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया था कि भाई अपन से तो मोदी भी डरने लगे हैं। यानी इच्छा वही है कि प्रधानमंत्री चेहरा बनकर हम चुनाव में उतरें, पीएम फेस बनकर, तो वो अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। तो एक चेहरा हो गए अरविंद केजरीवाल, जो 2024 के लिए
पीएम फेस बनने के लिए तैयार हैं। दूसरा है ममता बनर्जी, तीसरे हैं शरद पवार, चौथे हैं राहुल गांधी, और पांचवा कोई ना कोई साउथ से जरूर नेता आपको सामने दिखाई देगा। नहीं है तो नीतीश कुमार होंगे। और इसलिए ये जो गठबंधन बनने की बात चल रही थी, बनने से पहले ही ये दिख रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर हुआ नहीं, क्योंकि राहुल गांधी से कोई जुड़ा नहीं। हाँ, कुछ कम्युनिस्टों को जरूर हमने जुड़ते हुए देखा, उनका कोई आधार नहीं है। केरल में छोटा मोटा उनका असर है, लेकिन उसके अलावा कहीं आधार नहीं है। और ममता बनर्जी की जो त्रिपुरा की रैली से उन्होंने उद्बोधन करते हुए कम्युनिस्टों पर, कांग्रेस पर प्रहार किया है, इससे यह भी तय हो गया कि ममता बनर्जी भी अब राहुल गांधी या सोनिया गांधी के पीछे खड़ी नहीं होगी, स्पष्ट है। तो इसलिए ये एक विपक्ष के गठबंधन को बड़ा झटका है। और वहीं दूसरी तरफ मोदी जी के लिए और राह आसान हो रही है। और इसीलिए आपको बता दूं, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैंने कई बार कहा है कि पिछली बार से 50 सीटें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेंगी। इसका एक ही कारण है कि 14 के चुनाव में और 19 के चुनाव में कम से कम कांग्रेस पूरे विपक्ष को लीड कर रही थी, और अब क्या कर रही है? अब वो केवल षड्यंत्र कर रही है। कहां दंगे करा दें तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ले आएं, कहां मोदी को बेईमान बता दें तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स पे हल्ला कर दें, कहीं वो राफेल पे हल्ला कर दें, कहीं वो कृषि बिल वालों के नाम पर किसानों को आगे कर दें। मतलब षड्यंत्र करने के अलावा कांग्रेस के जो थैले में कोई और टूल नहीं है मोदी को हराने का। और यही बता रहा है कि पूरे विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। ये एजेंडा विहीन विपक्ष षड्यंत्र करने पर उतर आया है। और ये भी बता दूं कि ये जितने षड्यंत्र करेंगे, अब देश की जनता एक्टिव है। सरकार को जरूरत नहीं है कि वो अपने तंत्रों को यूज करे, मीडिया को हायर करे। आज सोशल मीडिया इतना प्रबल है कि आप देखेंगे, ट्विटर अकाउंट पे आप देखिए, फेसबुक पे देखिए, आप व्हाट्सएप पे देखिए, आम जनता कांग्रेस के द्वारा और वामपंथियों के द्वारा किए गए षड्यंत्रों की पोल खोलती नजर आती है। सरकार को बचाव में, सरकार के बचाव में आम जनता आगे बढ़कर जवाब देती नजर आती है। यह बदलाव है। राष्ट्र पर जब बात आएगी, जब धर्म पर कोई बात आती है, तो ये सनातनी जाग खड़े होते हैं, राष्ट्रभक्त जाग खड़े होते हैं। और इस समय वो हो चुका है। तो मोदी जी के लिए जो चुनाव का प्रचार है, वो पार्टी के कार्यकर्ता तो करेंगे ही, इसके साथ देश की जनता खड़ी होगी। देश की जनता जागृत होकर जब मुकाबला करेगी तो ये षड्यंत्रकारी कहीं टिकेंगे नहीं। और जितने षड्यंत्र करेंगे, ये जितने देश को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस करेगी, जितना मोदी के ऊपर प्रहार करेगी, समझिए मोदी का वजूद, मोदी का इफेक्ट, मोदी का लोकप्रियता मोदी जी की, वो उतनी ही जनता के अंदर ज्यादा बढ़ेगी। अब तो समझ आ गया कि यदि कांग्रेसी और विपक्ष मोदी पर कोई तंज कस रहे हैं, कोई गाली दे रहे हैं, कोई आरोप लगा रहे हैं, तो अब पहले से ही लोग समझ लेते हैं जरूर भाई इसमें कोई साजिश है। मैं बता रहा हूं, मैं जनता के बीच रहता हूं। जैसे ही बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई थी, तभी लोग कहने लगे कि बीबीसी के पीछे जरूर कोई ताकतें हैं। अब लोग ऐसे हैं, मेहनत की, खोजा तो पाया कि अरे इन्फोसिस वाले भी हैं इसके पीछे तो कई और कंपनियां भी लगी हुई हैं, इसके पीछे तो जोर सोरस भी लगा हुआ है। पूरा लिंक निकाल दिया लोगों ने और पोल खुल गई। अब हिंडनबर्ग की बारी आई। यूं तो अडानी जी को अरबों रुपए का नुकसान ये हिंडनबर्ग पहुंचा चुका, कांग्रेसी पहुंचा चुके, लेकिन पोल तो खुली गई। और आज नहीं तो कल आपको बता दूं, ये हिंडनबर्ग वाले ये एक्सपोज तो हो ही गए हैं, ये जेल भी जाएंगे, क्योंकि अडानी ने अब अमेरिका में इनके खिलाफ केस करने का तय कर लिया। और ये 101% इनके पीछे जो ताकतें काम कर रही हैं, ऐसा माना जा रहा है कि इनके पीछे चीन है। लेकिन अब जो भी है, ये सब जनता के सामने खुलासा होगा। 2024 के चुनाव आते आते ये कांग्रेसी जितनी टूल किट बनाएंगे, इन पे कोई किसी का असर होना नहीं है। और जनता इनको पकड़ पकड़ के खदेड़ेगी कि भाई आपको कोई काम नहीं बचा है नेगेटिविटी के अलावा। तो ममता दीदी बोल रही हैं, लेकिन अकेली ममता दीदी, जिनका वजूद केवल पश्चिम बंगाल में है, वो त्रिपुरा के चुनाव में थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत असम में उनका है, लेकिन ऐसा भी असर नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में वो सारे में छाई हुई हैं। और त्रिपुरा की जनता, आपको बता रहा हूं जिम्मेदारी से, इस विधानसभा चुनाव में जो मेरे पास आंकड़े आ रहे हैं, भले ही वो रैली में भीड़ दिखा रही है किराए की,
लेकिन त्रिपुरा की जनता ममता दीदी को वहां जो रिजल्ट आएंगे जिस दिन, उनको पता लग जाएगा कि विकास के नाम पर क्या चीजें होती हैं और तुष्टीकरण के नाम पर जो पश्चिम बंगाल में दीदी ने किया उसका क्या इफेक्ट होता है। यह उनको त्रिपुरा के चुनाव में जनता बता देगी। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।